स्वागत है आपका शिव गुरुकुल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास संबंधित है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से। दोस्तों, इसकी पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में और इस क्लास में हम देखेंगे मौर्यकालीन व्यवस्थाएं। दोस्तों, आज की हम क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं तो देखते हैं, जैसे कि राजकीय व्यवस्था, प्रशासन स्तर, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, दास व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन मुद्राएं और मौर्यकालीन कला तथा स्थापत्य। दोस्तों, इन सभी टॉपिक से संबंधित हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी लाए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हम मौर्यकालीन व्यवस्थाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजकीय व्यवस्था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया था। राज्य के लिए 7 अंग थे: राजा, जनपद, आत्म, कोश, मित्र, दुर्ग और दंड। दोस्तों, इसने सभी 7 अंगों को एक अंग के रूप में डिफाइन किया था। जैसे राजा को सिर, जनपद जंगा, अमात्य आँख, कोश मुख, मित्र कान, दुर्ग बाँह और दंड मस्तिष्क। अर्थशास्त्र के अनुसार उच्चाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। दोस्तों, मौर्य कालीन में कुछ प्रमुख तीर्थ थे, उनके विषय में हम जानेंगे। पहला, पुरोहित, जो प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होता था। अगला, सेनापति, युद्ध विभाग का अधिकारी। सन्निदाता, राज्य की कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। समाहर्ता क्या होता था? राजस्व विभाग का अधिकारी। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख। आठविक, वन विभाग का अधिकारी। दूसरे से शब्द सही समझ में आ रहा, आठविक अटक से मतलब वन विभाग से अधिकारी था। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। प्रशासकता, राजकीय आदेशों को लिखने वाला। दुर्गपाल, राजकीय दुर्गों की सुरक्षा। दुर्गपाल, राजकीय दुर्गों की सुरक्षा। दोस्तों, इन सभी को एक बार जरूर पढ़िएगा, जो आपकी पेपर में पूछा जरूर जाता है एग्जाम में। राजकीय व्यवस्था के बाद हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची। दोस्तों, इन प्रांतों की राजधानी क्या थी तो पढ़ते हैं, जिनकी राजधानी क्रमशः तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी और पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रांतों को चक कहा जाता था। अशोक के समय चकों की संख्या 5 हो गई थी। चक क्या थे? प्रांतों को ही चक कहा जाता था। कलिंग 5वां प्रांत था, जिसकी राजधानी तोशली थी। कलिंग वही था जिसमें अशोक ने युद्ध किया था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, जिसकी राजधानी तोशली थी। मौर्य साम्राज्य में केंद्र की सबसे बड़ी इकाई तथा ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। मौर्य साम्राज्य में केंद्र सबसे बड़ी इकाई तथा ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का प्रमुख ग्रामड़ी होता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामड़ी होता था। दोस्तों, अब हम देखेंगे सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। चाणक्य ने चतुरंग बल को सेना का प्रमुख बताया था। वो चतुरंग बल क्या थे? पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ। कौटिल्य के अनुसार मौर्य सम्राटों ने अपनी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथों को शामिल कर रखा था। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। जस्टिन ने इसे डाकुओं का गिरोह भी कहा है। तो दोस्तों, ये सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसने मौर्यकालीन सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो वो था जस्टिन। मौर्य काल में सेना को 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो कौन से भाग थे देखते हैं। पुश्तैनी, भाटक और नगरपालिका। मौर्य काल में सेना को किन 3 भागों में विभाजित किया गया था? पुश्तैनी, भाटक और नगरपालिका। दोस्तों, अब हम जानेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। तो क्या होती है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्थाएं?
सम्राट स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जो उस समय का शासन करता था, वो ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसी के बनाए गए आदेशों को ही माना जाता था। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती थी। अर्थशास्त्र में दो तरीके के न्यायाधीशों की चर्चा होती है। क्या थे? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। दोस्तों हम आगे जानेंगे। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी विवाह संबंधी समस्याओं का निदान होता था, जबकि कटक शोधन न्यायालय के द्वारा फौजदारी, हत्या और मारपीट जैसे विवादों का निपटारा होता था। तो क्या थे? दो न्यायाधीशों की चर्चा थी। जो दो न्यायाधीश थे उनका कार्य क्या था? जो धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी विवाह संबंधी समस्या का निदान होता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय के द्वारा फौजदारी, हत्या और मारपीट जैसे विवादों का निपटारा होता था। गुप्तचर संबंधी विभाग को महामार्त्य सर्प कहा जाता था। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। गुप्तचर संबंधी विभाग को महामात्या सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहते थे। गुप्तचरों के विभाग के अधिकारियों को सर्प महामात्य कहते थे। गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को सर्प महामात्य कहते थे और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। कौन से? देखते हैं। संस्था, जो संगठित होकर कार्य करते थे। दूसरे से संचरा, जो व्यक्तिगत होकर सूचना को एकत्रित करते थे। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार पुलिस को रक्षण कहा जाता था। अब हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने समाज को 7 जातियों में विभाजित किया था। कौन सी वो 7 जातियाँ थीं? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। कौन सी 7 जातियाँ थीं? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद, जिसमें किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। मौर्यकालीन दास व्यवस्था। दोस्तों मेगस्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि अन्य स्रोत, अर्थशास्त्र तथा अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। त्रिपिटक में 4 और अर्थशास्त्र में 9 दासों के बारे में ज्ञात होता है। वैश्यावृत्ति प्रचलित थी, जिसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। अब हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्थाएं। मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पतंजलि के अनुसार देवभूमि बनाने वाले को देवता कारू कहा जाता था। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी। विधवा विवाह की अनुमति भी थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धार्मिक व्यवस्थाओं में हम आगे देखते हैं। अशोक तथा दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। दोस्तों अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बिंबिसार के अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और जबकि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था। दोस्तों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस तथा हेराक्लिस की चर्चा की थी, जिसकी पहचान क्रमशः शिव और विष्णु से की गई है। दोस्तों इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। अशोक तथा दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान में दी थीं और अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। जैसा हमने पहले बताया कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय हुआ था। दोस्तों ये बौद्ध संगति जरूर याद रखिएगा, जो कि बार बार
एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस तथा हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा वाणिज्य तथा व्यापार। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 3 तरह की भूमि का उल्लेख किया है। पहला कृष्ट, आकृष्ट और स्थल। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। भूमि कर प्रमुख कर था। चाणक्य के अनुसार भूमिहर 2 प्रकार का होता था, क्षेत्रक और उपवाद। क्षेत्रक कौन होते थे? जो खुद की भूस्वामी को होती थी, जिनके पास खुद की भूमि होती थी, उन्हें क्षेत्रक कहा जाता था। दूसरे होते उपवाद। उपवाद किसे कहते थे? काश्तकार को कहा जाता था। काश्तकार को उपवास कहा जाता, जो कि किसानी आदि करते थे। मौर्य काल में प्रमुख उद्योग सूत काटना और बुनना था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था और श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। मुद्राओं का परीक्षण रूप दर्शक करता था। दोस्तों क्या था? मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी और उनका परीक्षण रूप दर्शक करता था और श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। राज्य के अधिकारियों का सेवा वेतन 48,000 से 60 पर्ण तक था। राज्य के अधिकारियों का सेवा का वेतन 48,000 से 60 पर्ण तक था। मौर्यकालीन मुद्राएं। कृषापर्ण, पर्ण और धारण ये बने थे चांदी की धातु से। सुवर्ण और निषक बने थे सोने की धातु से और माशक और काकीर्ण बने थे तांबे की धातुओं से। दोस्तों अब हम देखेंगे वाणिज्य और व्यापार के बारे में। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा पश्चिम देशों के साथ होता था। बाह्य व्यापार के लिए पश्चिम में भृगुकच्छ बंदरगाह तथा पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग होता था। तो कौन से बंदरगाह थे पश्चिम में? भृगुकच्छ बंदरगाह और पूर्व में ताम्रलिप्ति कच्छ बंदरगाह था। भारत से मिस्र को हाथीदांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील आदि निर्यात करता था। भारत मिस्र को हाथीदांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और काफ़ी वस्तुएं निर्यात करता था। निर्यात करने वाली वस्तु पर निष्क्रामय तथा आयात करने वाली वस्तु पर प्रवेश लगाया जाता था, जो कि एक तरह के कर थे। अब देखेंगे मौर्यकालीन कला तथा स्थापत्य। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया था, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में क्या थे? इसके अंतर्गत स्मारक, स्तंभ और गुफा आदि थे, जबकि लोक कला के अंतर्गत यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां को रखा गया था। दोस्तों मौर्य काल में चिपकवा विधि के द्वारा मूर्तियों का निर्माण होता था। पारखम जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से यक्ष की 7 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। मौर्य काल में निर्माण के लिए पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ था, जिन पर चमकदार पॉलिश का उपयोग होता था। धन्यवाद। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।